तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। इस बजट से युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और आम लोगों को काफी उम्मीद है। एनडीटीवी की टीम ने भरतपुर जिले के कुछ लोगों से बजट को लेकर बातचीत भी की है और लोगों का कहना है कि यह ऐतिहासिक बजट होगा और ऐसी उम्मीद है कि इस बजट में महंगाई से राहत मिलेगी और बेरोजगारी से भी थोड़ी बेरोजगारी भी जो है वो भी दूर होगी। किसानों का कहना है कि एमएसपी में खरीदी जाने वाली फसल की कीमत बढ़ाई जानी चाहिए, साथ ही फसल खराब पर किसान को अच्छा मुआवजा देना चाहिए, समय पर यह मिलना चाहिए। और इसके अलावा लोग ऐसी अपेक्षा भी कर रहे हैं कि भरतपुर में पानी की जो समस्या है उसका समाधान किसी तरह हो। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। इस बजट को लेकर के युवा, किसान, व्यापारियों को काफ़ी उम्मीद है। मैं राजस्थान के भरतपुर में मौजूद हूं और यहां मेरे साथ में कुछ युवा हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार जो 23 जुलाई को बजट पेश होगा उनको क्या उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है। चंद्रवीर जी, 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश होगा, क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद केंद्र सरकार से इस बार काफ़ी है। जो सबसे लोग बोलते हैं महंगाई, बेरोजगारी, इस बार ऐतिहासिक बजट मोदी जी देने वाले हैं। महंगाई और उद्योग धंधे स्थापित होंगे। और सबसे पहली बात है कि भरतपुर ये जो एनसीआर क्षेत्र में आता है, इसको हटा के अगर यहाँ पर उद्योग धंधे विकसित हो तो जो बेरोजगारी की समस्या है ये काफ़ी हद तक दूर हो सकती है युवाओं के लिए। काफ़ी उम्मीद है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ सरपंच साहब हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, क्या उम्मीद है आप लोगों को? एक तो सब किसानों के लिए बहुत उम्मीदें हैं। किसानों के लिए एमआरपी की वृद्धि होगी, जिसके फसलों का आपको अच्छा मुआवजा मिलेगा और फसल जब उनकी अच्छे दामों में बिकेंगी तो किसान समृद्ध होगा और किसान समृद्ध होगा देश समृद्ध होगा। दूसरी बात, नौकरी की संख्या बढ़ेगी, जिससे देश में बेरोजगारी की संख्या कम होगी, रोजगार ज़्यादा होंगे। तीसरी बात, उद्योग धंधे स्थापित होंगे। उद्योग धंधे से लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। बिल्कुल, देखिए इन सबको अपनी अपनी उम्मीद है, चाहे किसान हैं, व्यापारी हैं, चाहे युवा हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश पारासर। पारासर जी, क्या उम्मीद है? 23 जुलाई को बजट आने वाला है केंद्र का। केंद्र के बजट में ऐतिहासिक बजट आने की उम्मीद है। हर वर्ग के लिए हमको इसमें खुशी मिलेगी, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए। हर वर्ग मतलब इस बजट में खुश होगा और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ऐतिहासिक बजट आने वाला है। बिल्कुल, आपका क्या नाम है? नितिन तोमर। क्या कहेंगे तोमर साहब बजट को लेकर के? बजट को लेकर सभी में हर्षोल्लास का विषय है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैसे बेरोजगारी का है। इस समय देखिए केंद्र सरकार अगर बेरोजगारी के ऊपर पूर्ण अपना दायित्व निभाती है तो आने वाले समय में पूर्ण बहुमत से सरकार दोबारा से वापस आएगी। इस बार भी है, लेकिन थोड़ा सा अल्प बहुमत रहा है। कहीं ना कहीं कमी नज़र आई है। तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा विषय है। अगर बेरोजगारी को अगर दूर करती है सरकार तो आने वाले समय में काफ़ी टाइम तक केंद्र सरकार वर्चस्व में रहेगी। इसलिए बेरोजगारी पर ध्यान देने योग्य असीमित बात है। बिल्कुल, देखिए ये युवा हैं और इनका कहना है कि जो बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की इन लोगों को उम्मीद है कि जो 23 जुलाई को बजट आने वाला है कहीं ना कहीं सरकार युवाओं के लिए कुछ ना कुछ राहत देगी। मेरे साथ में कुछ विकलांग हैं, उनसे जान लेते हैं जो 23 जुलाई को केंद्र सरकार का बजट आएगा, इन लोगों को क्या उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव कुमार दीक्षित है। लव जी, क्या कहेंगे आप? 23 जुलाई को बजट आने वाला है केंद्र सरकार का, क्या उम्मीद है? सर, केंद्र सरकार के 23 जुलाई को जो बजट आने वाला है हमको उससे बहुत सारी उम्मीद है, खासकर हम जैसे बेरोजगारों को। मैंने खुद ने बीएड कर रखी है, लेकिन रोज़गार का कोई साधन नहीं है। ना तो हमें किसी भी तरीके का कोई लोन दिया जा रहा है जिससे हम अपना स्वरोजगार कर सकें। लोन लेने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और उसमें सरलता होनी चाहिए, जिसे हमें सुगमता से हमें हम लोन प्राप्त कर सकें और अपने स्वरोजगार के लिए हम कोई काम धंधा कर सकें। और मैं तो ये बोलता हूँ जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बैटरी वाले ट्राईसाइकिल जो एक बार जो वाराणसी में जो अपने जो इनका लोकसभा क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, वहाँ पे एक बार बैटरी वाले ये ट्राईसाइकिल दिए गए थे, है ना, गरीब लोगों के लिए चलाने के लिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम जैसे दिव्यांगों के लिए वो ट्राईसाइकिल स्कूटी की जगह अगर वो बैटरी वाला अगर रिक्शा दिया जाए तो उससे क्या है, वो 2 पैसे कमा के खा सकता है, अपना परिवार चला सकता है, अपना पेट तो भर ही सकता है रोज़गार करके। और सरकारी पदों को, ये बैकलॉग पदों को बिल्कुल नहीं भरते हैं। हमारे जो रिजर्वेशन है वो 4% रिजर्वेशन है।
लेकिन 4% रिजर्वेशन अभी पूरे देश में पूरे तरीके से लागू नहीं है। हमारे राजस्थान में लागू नहीं है अभी, और हमारे राजस्थान में बहुत सारे खाली पद पड़े हुए हैं, हमारे विकलांगों के पद ही नहीं भरे जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर हमारे पूरी अधिकारी पदों को भरा जाए। और हमारा जो एक रेलवे के पास है, हमारा कोटा मंडल लगता है, हमको भरतपुर से कोटा मंडल जाना पड़ता है, ठीक है। और हम इतने सक्षम लोग नहीं हैं कि हम खड़ा होकर चल सकें, हमको घिसते हुए जाना पड़ता है। प्लेटफॉर्म चेंज में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ट्रेन चेंज करने में, चढ़ने उतरने में, बहुत सारी इधर उधर क्रॉसिंग करने में। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो रेलवे पास की जो प्रोसेस है वो कोटा मंडल लेवल से लेकर के हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाना चाहिए, जैसे हमारे दिव्यांगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, और अपने यहाँ पे स्टेशन पे अपने जिला स्तर का जो स्टेशन होता है उस पर आके वो बनवा सकें। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि जो LMCO का ऑफिस है, LMCO का ऑफिस है, जो बैटरी वाला जो ट्राईसाइकिल दिया जाता है, जैसे मेरे पे है ना, ये ट्राईसाइकिल जो दिया जाता है वो 80% पे दिया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर इसको 80% की बजाय इसको 55 या 60% किया जाए, जिससे बहुत से विकलांग सर्टिफिकेट बनाने में डॉक्टर इतनी अनियमितता करते हैं कि जो 80% सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति है जो योग्य है उसको तो बनाते हैं वो 60%, 45%, 50%, लेकिन वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। वो ट्राईसाइकिल जो हाथ वाला है उसको वो ले सकता है बस, और ये 80% पे मिलता है, तो ये उसको ले ही नहीं पाता वो बंदा, और वो उसको चला नहीं पाता क्योंकि बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है उसकी में कि वो हाथ से चलाने वाला जो रिक्शा है वो चला सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बैटरी वाला रिक्शा है इसको 80% से घटा के 55 या 60% पे किया जाए। और दूसरा हमारा रेलवे पास हो गया, और हमें पेंशन, हमारे सर पेंशन बहुत कम है। हमारी पेंशन हमारे आज के टाइम पर अगर महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए अगर तुम अंदाज़ा लगाओगे तो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता कोई भी इंसान, एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं ला सकता है। तो हमारी तो पेंशन ही बहुत कम है। बजट में घोषणा करते हैं कि हम आपको 500 रुपये बढ़ाएंगे, जैसे राजस्थान में किया था, बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम 500 रुपये बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक 500 रुपये नहीं बढ़ाए। जो पिछली सरकार जो सामाजिक सुरक्षा कानून बना के गई थी 150 रुपये, उसके थ्रू वो 150 रुपये बढ़े हैं, वो अब जाके लागू हुई है, 1150 रुपये अब मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो पेंशन के जो कम से कम 3,500 हज़ार रुपये होनी चाहिए हर स्टेट में विकलांगों की। बिल्कुल। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी हमें पेंशन बढ़ानी चाहिए और विकलांगों को लाभ देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये लव कुमार थे और ये इनका कहना है कि जो इनको रेलवे में सुविधाएं नहीं दी जाती हैं और इनकी जो पेंशन है उसको भी बढ़ाया जाए, इनको कहीं ना कहीं काफ़ी उम्मीद है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरगोविंद यादव है। यादव जी, आपको क्या उम्मीद है बजट में? मेरे को ये उम्मीद है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है, हमें ये उम्मीद है कि विकलांग वर्ग के लिए भी कोई विशेष घोषणा इस बजट में की जाए जिससे कि उनको कुछ सहूलियत मिले। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेश शर्मा है। शर्मा जी, आपको क्या उम्मीद है बजट में? मेरे को क्या है, गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि जो जिस प्रकार गवर्नमेंट ने वादा किया था आगामी चुनाव के लिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाएंगी, उस पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। मतलब पेट्रोल डीजल जरूर ये कम होना? जी सर, पेट्रोल डीजल भी कम होना चाहिए और रोजगार की जो सुविधाएं वो भी और ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए शर्मा जी थे और इनका कहना है कि जिस तरह से राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पास में ही है, वहाँ कहीं ना कहीं राजस्थान से कम कीमत पर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल मिलता है, तो यहाँ अधिकांश जो यहाँ के लोग हैं अब वो वहाँ से ही पेट्रोल डीजल लेते हैं। तो इनका कहना है कि इस पर भी कहीं ना कहीं कम होना चाहिए जो कीमत है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मीकांत मिश्रा सर। मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे जो 23 जुलाई को केंद्रीय बजट आने वाला है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हम रेल का मामला तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। हम कहीं भी जाते हैं विकलांग डिब्बे में तो समझ लीजिए कि ठूस ठूस के भरे लेते हैं। पुलिस वालों से ही मदद लेते हैं तो पुलिस वाले भी मदद नहीं करते हमारी। इस चीज़ को कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा इसको टाइट करना ज़रूरी है कि विकलांगों की बात सुने जाए। मैं जाता हूँ अक्सर रेलवे में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। डिब्बे में घुसने के बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इतनी की तो आदमी ऊपर चढ़ जाए, लेकिन पुलिस वालों से भी मदद करते हैं तो पुलिस वाले से हल्ला करते हैं कि भाई मदद करिए, कोई मदद नहीं करता है। जल्दी से टोल फ्री नंबर भी मिली तो जल्दी टोल फ्री नंबर भी नहीं मिलता। इसका ये हाल है। हमारी समस्या का समाधान और किसी जगह जाइए कोई व्यवस्था नहीं है विकलांगों के लिए, और ना जाने किस जगह पे विकलांग डिब्बा आ जाए कोई पता नहीं, क्या शुरू में कि एंड में कोई पता नहीं। अरे किसी जगह तो पता लगे कि अरे अनाउंसमेंट भी नहीं होता कि अरे डिब्बा तुम्हारा कहाँ पे है। अगर आगे डिब्बा छूट गया आपका, पीछे रहेगा तो आगे मिलेगा। जब तक आप जाओगे रैंक के ज़मीन में रहेगा, जब तक वो ट्रेन नहीं चल देती है, फिर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आपका ट्रेन छूट ही जाता है।
बिल्कुल, देखिए इनको कहीं ना कहीं ये विकलांग है और इनका कहना है कि जिस तरह से रेलवे में ये जब भी सफ़र करते हैं तो इनको काफ़ी असुविधाएं होती हैं, तो इन लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो बजट आने वाला है उसमें इनकी बात पर विचार किया जाएगा। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो 23 जुलाई को बजट आने वाला है, उनसे क्या उम्मीद है। सर क्या नाम है? इंद्रजीत भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम भरतपुर। सर क्या कहेंगे आप जिस तरह से बजट आने वाला है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारत सरकार का बजट आने वाला है उसमें भरतपुर जो पर्यटक के रूप में गोल्डन ट्रायंगल पर है, सबसे पहले तो जो आपकी TPZ है या NCR है, सबसे पहले से इससे मुक्त होना भरतपुर को अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी वजह से ना तो यहाँ उद्योग धंधे पन पा रहे हैं, ना उद्योग स्थापित हो पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। दूसरा क्या है कि हमारा जैसे वर्ल्ड सेंचुरी घना है, घने के लिए पानी के अभाव में ये वर्ल्ड का रूप प्राप्त नहीं कर पा रहा है। हम राजस्थान भारत सरकार से चाहेंगे, चाहे तो यमुना से या वाचना से एक परमानेंट पानी की व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि यहाँ पक्षी विदेश से जो आते हैं उनको एक सुखद जीवन मिले, और यहाँ के लोग जो रिक्शा चलाते हैं या गाइड करते हैं उनको एक धंधा मिल सके। तीसरा हम ये चाहेंगे, जो नेशनल हाईवे पर सारा चौराहे पर जो खतरनाक मोड़ है, जहाँ आए दिन हर वर्ष सैकड़ों लोग मरते हैं एक्सीडेंट से, इस पर एक लोधावी से लेकर वर्षों तक एक फ्लाईओवर इस पर बनना चाहिए, जिससे कि लोगों का जीवन दुर्घटना से बचने वाला हो। एक सबसे तगड़ी बात, जो किसानों की बात कर रहे हैं, ERCP की जो लोकसभा चुनाव से पहले MOU जो हुआ उसकी क्रियान्वती जितना जल्दी हो सके, क्यों कि जो राजस्थान के जो जिले जुड़े हुए हैं उन जिलों में आज पानी का जल स्तर नीचे जा चुका है, भूमिगत पानी खारा है, किसान खेती करने में सक्षम नहीं है, डीजल के भाव दिन दूनी बढ़ रहे हैं। किसान जब खेती करता है, पानी देता है, तो उसका एक उपज के मुकाबले उसका कीमत उसको नहीं मिलती है। तो पानी अगर प्रॉपर रूप से किसान को मिलेगा तो यहाँ उनकी फसल अच्छी होगी, पशुधन पनपेगा, जिससे किसान की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। एक और हम ये कहना चाहेंगे कि जो MSP का जो मामला है, किसानों की का जो दर निश्चित करके जो खरीद की जानी है उसको क्रियान्वित करें। जो रिपोर्ट आई हुई पड़ी है आयोग की, उस रिपोर्ट को क्रियान्वित करते हुए किसानों की आर्थिक स्थिति पर गौर करना चाहिए। एक मैं मुख्य बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड सेंचुरी के साइड से आप नेशनल हाईवे से 21 से लेकर जब आप आगापुर रूपास की रोड तक जाएंगे, दारापुर तक जाएंगे, इस रोड के सारे श्रीनगर की एक जमीन की लाइन, ये फर्री वहां तक बनी हुई है, और जबकि वो फर्री के बाद में जो कस्बा राजेश कस्बा है उनकी जमीन बनी हुई है, लेकिन उन जमीन के खातेदारों को, जो गैर खातेदार 50 साल से है, उनको खातेदारी नहीं दी जा रही है। अगर खातेदारी का डिसीजन हो रहा है तो शहर की आरक्षित दर का 4 गुना लिया जा रहा है। अब एक चीज बताइए, किसान अपने स्वामित्व के लिए शहरी जमीन का 15 किलोमीटर दूर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका 4 गुना आरक्षित दर पेमेंट कैसे जमा कर सकता है? तो भारत सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि जिन किसानों की जमीन है जो श्रीनगर की सीमा में गलत राजस्व में जुड़ी हुई है, उसको हटाने के लिए राजस्थान सरकार को आदेश कर रहे, और किसान जो गैर खातेदारी के रूप में खावे जा रहे हैं उनको कम से कम 0 टाई बैलेंस पर उनको खातेदारी देने की कार्रवाई किसानों के हित में करें, जिससे कि जो किसान गैर खातेदार के रूप में खातेदारी नहीं ले पा रहे उनको बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। एक और मैं कहना चाहता हूँ भरतपुर के बारे में। भरतपुर की जो इंडस्ट्री सिमको हो, डालमिया हो, GW, डालमिया खत्म हो चुकी है, GW सिमको चल रही है, इनके अंदर जो मजदूर का जो शोषण हो रहा है, मजदूर को डेली बेसिस पर तनख्वाह दी जा रही है, एक टेक्निकल मजदूर की जो श्रमिक न्यूनतम वेतन है उस वेतन का भी उसको भुगतान नहीं हो रहा है। 400-400, 500 बीघा जमीन लेके चलने और 60 बीघे के अंदर काम कर रहे, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को ये पाबंद करें कि जो रेलवे के कोच का काम भरतपुर टीटागढ़ को मिल रहा है वो कलकत्ता टीटागढ़ फैक्ट्री में निर्माण हो रहा है, तो भरतपुर के श्रमिक को उसका रोजगार नहीं मिल रहा, न ही राजस्थान सरकार को GST का टैक्स मिल रहा है। इसलिए इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इनको पाबंद किया जाए, जो टीटागढ़ से आदेश भरतपुर के नाम से मिलता है उसका काम भरतपुर में हो, और इसके साथ जो मजदूर का शोषण हो रहा है उस मजदूर के शोषण के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, तभी हम मानेंगे कि भारत सरकार का जन कल्याणकारी बजट होगा। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है? यदुनाथ सिंह। आप क्या कहेंगे जो 23 जुलाई को बजट आने वाला है केंद्र सरकार का? जी, केंद्र सरकार का जो बजट आएगा हमें दिख रहा है, मैं किसान की हैसियत से बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल किसानों के साथ एक धोखा करने जा रहे हैं ये लोग। ना तो मतलब ये 5 से 3 दशक से मतलब ये किसानों को
पानी नहीं मिल रहा है, बांधों को पानी नहीं मिल रहा है, बांध सब टूटे हुए सूखे पड़े हैं। तो इनकी व्यवस्था सुधारना इनको ज़रूरी है, वो बजट में इनको लेना चाहिए। और डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं, जो इन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था चुनाव के टाइम में कि हम डीजल पेट्रोल पर पैसा कम करेंगे, मुख्यमंत्री जी गारंटी दे, वो प्रधानमंत्री जी गारंटी दे के गए थे, साथ में ये मुख्यमंत्री जी भी थे। तो वो ना डीजल और ना पेट्रोल पे मतलब कोई पैसा कम हुआ है। 8-10-12 रुपए का अंतर है यूपी और राजस्थान में। बॉर्डर के सारे पेट्रोल पंप मतलब ये बेरोजगार होकर पड़े हैं। तीसरी बात ये है कि यहाँ जो ये पानी की जो समस्या है, पानी मतलब ये एक ही पाइपलाइन है जो मतलब ये पहले अशोक गहलोत के टाइम में डली थी। उसी पाइपलाइन को मतलब भरतपुर के लिए थी, वो 8 पंचायतें रूपबास की थी, 32 पंचायतें मतलब ये यहाँ की थी, यहाँ की सेवर की, केवल इनके लिए वो पानी था। अब उसी पाइपलाइन को ये मतलब जुरैरा ले गए, पहाड़ी ले गए, कुमेर ले गए, डीग ले गए, नगर ले गए। पानी कहाँ से आए? भरतपुर पैसा की पैसा है, इसलिए इनको या तो दूसरी पाइपलाइन डाल के लाएं। ये जब इनको आगे बढ़ाना है पानी और लोगों को देना है और सिटियों को देना है तो ये पाइपलाइन दूसरी डाल के लाएं। तो यहाँ भरतपुर में पानी की बड़ी किल्लत है, किसी दिन पानी आता है, किसी दिन नहीं आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब बजट में इन बातों को लिया जाए, भरतपुर के हित में यही होगा। और एनसीआर को से भरतपुर को निकाला जाए ताकि यहाँ फैक्ट्री आए और लोग आबाद हों और उनकी रोजगार। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग थे, इनका कहना है कि जिस तरह से भरतपुर एनसीआर में आता है, अगर ये क्षेत्र एनसीआर से बाहर निकल जाए तो यहाँ उद्योग धंधे स्थापित होंगे और जो ईआरसीपी योजना है वो भी इन लोगों को उम्मीद है कि जल्दी से जल्द लागू होगी। और भरतपुर में कहीं ना कहीं जो पानी की समस्या है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए, इन लोगों की उम्मीद है कि यमुना या पांचना नदी से यहाँ पानी पहुँचाया जाए। ये और भी लोग हैं स्थानीय, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह और पुत्तू ठाकुर है। ठाकुर साहब, 23 जुलाई को केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। केंद्र जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण इसको पेश करेंगी। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? हमारी ये उम्मीद है कि जैसे प्रधानमंत्री महोदय भरतपुर आए थे एमएलए चुनावों के टाइम पे, तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी और बड़ी बात है वो कि एनसीआर में से मैं भरतपुर को निकाल दूंगा चुनाव होने के तुरंत बाद। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि पेट्रोल और डीजल पे और गैस पे मैं पैसा कम करूंगा इस चुनाव के बाद में। वो दोनों काम आज तक नहीं हुए। और भरतपुर के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो 2 चीज़ की है। एक तो एनसीआर में से इसको निकाल दिया जाए तो जितने नौजवान बच्चे हैं इन सब के लिए जो है रोज़गार पैदा हो, फैक्ट्रियाँ आएँ यहाँ पे और उद्योग बने और यहाँ पे बच्चों के लिए काम मिले। जो यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं नौजवान बच्चे और बहुत छोटे छोटे पैसों पे जो है बाहर एक तरीके से एक भीख मांगने वाली नौबत पर रह रहे हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे, उनको जो है रोज़गार यहाँ मिल जाए। दूसरी चीज़, ये जो आपके पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है इसको थोड़ा कम करके और लाए तो जिससे जो है खाद्य पदार्थ पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। आज खाद्य पदार्थ की ये कंडीशन है, पानी ना होने के कारण भरतपुर में एक सब्जी वाला जो है 50 रुपये और 100 रुपये से कम कोई किलो में सब्जी नहीं है यहाँ पे। आप ये देखिए यहाँ पे कि किसान ये कहता है कि मेरे पास जब डीजल देने के लिए पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊंगा जब तुम नहीं दोगे मेरे लिए पैसा। तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे इतना गरीबी तबके का आदमी रहता है इस भरतपुर के अंदर, भले ये संभागीय आयुक्त है मगर यहाँ पे जो है अभी ये ग्रामीण क्षेत्र है, बिल्कुल ही यहाँ पे जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट के तौर पर देखते हुए एक पानी की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से करी जाए, चाहे पांचना बांध से लाया जाए चाहे जमुना जी से लाया जाए, मगर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करी जाए। और दूसरा एनसीआर से निकालने के बाद करा जाए जिससे यहाँ के बेरोजगारों को रोज़गार मिले। और तीसरा, जो एनसीआर से जो ये अपने नेशनल हाईवे रूट जो निकला है कि जिस तरीके से रूट निकाला गया उस टाइम की जो गलतियां हैं वो आज भी खामियाजा उठाना पड़ रहा है आम जनता के लिए कि आए दिन कोई ना कोई मरता है। जैसे घने के थोड़ा आगे चल के शीशम चौराहा है, इधर सारस चौराहा है, इधर तुम्हारे सेवर का चौराहा है। ये जो चौराहे हैं यहाँ पे इतनी व्यस्तम भीड़ रहती है, आवागमन रहता है कि यहाँ पे आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। माननीय गडकरी जी ने एक बार ये सैंक्शन भी कर दिया था कि इसको जो है एनसीआर भरतपुर का जो है ये नेशनल हाईवे जो जयपुर टू आगरा रूट है इस पर जो है पुल बनाया जाए, मगर वो ठंडे बस्ते में फाइल चली गई। मैं तो उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा सा भरतपुर की तरफ ध्यान दे के और इसको उद्धार करें।
बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग थे, इनका कहना है कि जिस तरह से भरतपुर में कई समस्या हैं और इन लोगों को उम्मीद है कि कहीं न कहीं बजट में जो प्रधानमंत्री हैं या जो केंद्र सरकार का बजट आने वाला है उसमें इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। मेरे साथ कुछ और लोग हैं भरतपुर के, उनसे बात कर लेते हैं। आखिरकार जो बजट आने वाला है 23 जुलाई को, क्या उम्मीद है? सर, क्या नाम है आपका? मैं सी अतुल मित्तल, अध्यक्ष भरतपुर जिला अग्रवाल महासभा भरतपुर। सर, क्या उम्मीद है आपको जो 23 तारीख को केंद्रीय बजट आने वाला है? सर, 23 तारीख को जो बजट आ रहा है निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सराहनीय काम है और बड़ी उम्मीद आमजन को होती है कि इस बजट से लोगों को कुछ ऐसा मिले, कुछ राहत मिले, कुछ डेवलपमेंट्स की बात हो। निर्मला सीतारमण जो कि माननीय वित्त मंत्री हैं, वो 23 तारीख को अपना बजट पेश कर रही हैं। इसमें सबसे पहले तो जीएसटी में जो कॉम्प्लिकेसी है, जैसा कि जब जीएसटी लागू हुआ तो एक वन नेशन वन टैक्स के नाम से इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आज 6 साल 7 साल हो गए, लेकिन इस तरह की समरूपता और एक रूपता भी नहीं आ पाई है। टैक्स स्लैब्स में भी जो बात थी कि टैक्स स्लैब्स ज़्यादा नहीं रहेंगे, उनमें भी इन्होंने कोई सुधार नहीं किया। जीएसटी में जो लिटिगेट्स मामले हैं, लोगों में अगर कोई नया टैक्स आता है तो उसको समझने और समझाने में और उसको फॉलो करने में कुछ भूलें हो जाती हैं, जिससे काफ़ी विवाद जीएसटी के लंबित हैं। केंद्र सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय वित्त मंत्री व्यापारियों को इस क्षेत्र में ज़रूर राहत प्रदान करेंगी कि जो लंबित प्रकरण पड़े हैं उनमें व्यापारियों को पेनल्टी और ब्याज से माफ़ी मिले और उनका शीघ्र निस्तारण हो। इसी प्रकार से इनकम टैक्स में भी, सर्विस टैक्स में भी काफ़ी लंबे समय से लंबित प्रकरण चल रहे हैं। उन प्रकरणों की रेगुलर सुनवाई भी माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि रेगुलर सुनवाई होनी चाहिए और अगर ऑनलाइन हियरिंग से रिप्लाई नहीं हो पा रहे तो एक इस तरफ भी निर्मला जी को ध्यान देना चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी को, कि फिजिकली अपीयरेंस के साथ ही इन केसों को निपटान किया जाए। इसके अतिरिक्त जैसे रेल बजट भी अब वित्त बजट के साथ ही पेश होता है, पहले तो दोनों अलग अलग होते थे। हमारे माननीय गडकरी साहब ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे बहुत काम किया है। हमारे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं। इसी क्रम में रेलवे के लिए भी इसकी आवश्यकता है। हमारे रेलवे में जितने सुधार की आवश्यकता है उतना सुधार अभी नहीं हो रहा है और हमें उम्मीद है कि पूरे देश में बड़ी रेल लाइन और दोहरीकरण की बहुत आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री इस ओर भी विशेष ध्यान देंगी। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें, आज युवाओं की बात करें या किसी भी क्षेत्र में बात करें, सभी ऑफिसों में बर्डेड स्टाफ है और एक स्टाफ के पास 2-2, 3-3 चार्ज हैं। क्योंकि कई सालों से केंद्र में भर्ती नहीं हो रही हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बार भर्तियों की भी प्रावधान माननीय वित्त मंत्री करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग निरंतर गति पकड़ रहे हैं। कुछ ऐसे, जैसे पहले गवर्नमेंट्स में होता था कि कुछ इंडस्ट्रियल हब बनाए जाते थे, यहाँ इन्वेस्ट करने से न केवल ब्याज में छूट मिलती थी बल्कि इन्वेस्टमेंट में छूट मिलती थी और सस्ती दरों पर उन्हें निर्माण और जगह दिलवाई जाती थी। इसी क्रम में हमारा अनुरोध है कि कुछ इंडस्ट्रियल हब बनने चाहिए, जिससे कि फॉरेन्स के टक्कर में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र में डेवलप कर सकें अपने आप को और प्रतिस्पर्धा में हम आगे आ सकें। फॉरेस्ट टूरिज्म की अगर हम बात करें, देश में निरंतर फॉरेस्ट टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। इसके लिए एक संगठित कोई सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कुछ ना कुछ वित्त मंत्री जी को करना चाहिए और इन्हें कुछ सब्सिडी प्रदान की जाए। इसी प्रकार जो पुरानी मशीनरी चला के जो व्यापारी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जब नई मशीनरी वालों को सब्सिडी मिलती है तो पुराने मशीनरी वाले उसमें कंपटीशन में नहीं टिक पाते हैं। उनसे अनुरोध है उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई रिबेट या सब्सिडी की घोषणा जो नई स्कीम्स के साथ की जाती है वो की जाए। केंद्र के बजट को लेकर के हमने भरतपुर के लोगों से बातचीत की, जिसमें खास तौर पर युवा वर्ग था, किसान थे, व्यापारी थे। उन लोगों की काफ़ी उम्मीद है जो 23 जुलाई को केंद्र का बजट आने वाला है। ज़्यादातर देखी जाए लोगों का यही कहना है कि भरतपुर में जो पानी की समस्या है उसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो और इस बजट में कहीं न कहीं उसका प्रावधान होना चाहिए। ख़ास तौर पर भरतपुर में सारस चौराया है, वहाँ पर जो फ्लाईओवर पहले भी बजट में पारित हो चुका है लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। लोगों को यही उम्मीद है कि
जो बजट में पहले पारित हुआ था, लेकिन इस बार भी उसे पारित किया जाए और वो जो फ्लाईओवर है उसका काम भी जल्दी से जल्दी किया जाए। भरतपुर है वो एनसीआर में आता है तो लोगों को काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी की सबसे बड़ी यही समस्या है कि जो एनसीआर क्षेत्र में भरतपुर आता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई उद्योग धंधे नहीं लग पाते हैं। इसकी वजह से लोगों ने मांग की है कि भरतपुर को एनसीआर से मुक्त किया जाए, जिससे कि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकें। जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो टैक्स है उस पर छूट मिले, और किसान वर्ग का कहना है कि जो प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत जो राशि दी जाती है वो कहीं न कहीं बढ़ाई जाए, और जो खाद है वो भी समय पर मिले। ख़ास तौर पर जो किसान है उनका यही, आम जन है या किसान है, उनका यही कहना है कि जो पेट्रोल डीजल पर जो राजस्थान में दाम अधिक हैं वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश हरियाणा की तर्ज पर कम किए जाएं। अब देखना होगा कि जो भरतपुर के लोग केंद्र के बजट में उम्मीद लगाए बैठे हैं कितना खरा उतर पाते हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।